सभी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे खत्म किया था। ये पढ़ना था आज। हाँ, ये पढ़ना था ना। चलिए पढ़ते हैं। आहार श्रृंखला है ना। बहुत अच्छे। पढ़िए। देखिए, आहार श्रृंखला अपने आप नाम से ही पता चलता है ना बेटा। नाम से ही पता चलता है ये कोई एक श्रृंखला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसी श्रृंखला की बात हो रही है। इसमें दो शब्द आते हैं। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो शब्द आते हैं। दो शब्द आते हैं। पहले शब्द का नाम है ऊर्जा। पहले शब्द का नाम है ऊर्जा। दूसरे शब्द का नाम है एक पथीय प्रभाव। एक पथीय प्रभाव। देखिए, दो शब्द आए, ऊर्जा, एक पथीय प्रभाव। ठीक है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ऊर्जा मतलब एनर्जी, है ना। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है। उसका एक पथीय प्रभाव। उसका एक पथीय प्रभाव। एक पथीय मतलब, एक पथीय मतलब रिवर्सिबल ना हो, मतलब कि वापस ना जा सके। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए अब तुम मुझे वापस दे दे, ऐसा नहीं। मैंने तुम्हें 10 रुपए दे दिए अब तुम मुझे वापस नहीं कर सकते, वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आ सकता। पीछे, ये बस एनर्जी आगे जाएगी। एनर्जी कहाँ जाएगी? आगे जाएगी। ये पीछे नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए, एक पथीय प्रभाव के बारे में बताते हैं, है ना। ये बिल्कुल ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, ठीक है, ऊर्जा का एक पथीय प्रभाव श्रृंखलाबद्ध तरीके से होना, श्रृंखलाबद्ध तरीके से होना, है ना, ये कहलाता है आहार श्रृंखला। देखिए, हमने तोड़ दिया है इसको। आहार श्रृंखला को हमने तोड़ दिया। क्या किया? हमने इसको बताया कि ऊर्जा को जो है एक पथ्य मतलब जो केवल आगे को जाए, पीछे वापस ना आए, एनर्जी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि शेर बकरी को खाया बकरी भी शेर को खाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता। वो बात है। एक पथीय प्रभाव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक पथीय प्रभाव। और किस तरीके से? श्रृंखलाबद्ध, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक। ये इसको, फिर ये इसको, फिर ये इसको। मतलब घास को बकरी, बकरी को शेर, है ना, ऐसे। या फिर घास को बकरी, बकरी को इंसान, ऐसे। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। ऐसा नहीं हो सकती कि घास को शेर खा जाए, शेर को बकरी। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से होना ही क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे हरा पेड़ पौधा है। क्या है? हरा पेड़ पौधा है। हरा, हरा बना दे क्या? ठीक है जी। बच्चों की डिमांड पे हरा बनाते हैं। ठीक है। ये मान लीजिए हरा पेड़ पौधा है। क्या है? हरे पेड़ पौधे हैं। ये देखिए हरे पेड़ पौधे हैं। ठीक है। अब इसको जो है, हरे पेड़ पौधे को खाई बकरी। कौन खाई? बकरी। ठीक है। हरे पेड़ पौधे को कौन खाई? बकरी। अब बकरी को कौन खाया? हरे पेड़ पौधे को खाई बकरी। या फिर ये कह सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक और जोड़ देते हैं इसमें। हरे हरे पेड़ पौधों को खाया खरगोश। हरे पेड़ पौधों को कौन खाया? खरगोश। खरगोश को कौन खाया? सियार। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं जिससे सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। अच्छे से शुद्ध मन से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ देखिए, हमने एक एग्जाम्पल दिया। किसका? आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका? आहार श्रृंखला का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हरा पेड़ पौधा था उसको खाया खरगोश, खरगोश को खाया सियार, और फाइनली सियार को खा गया बाघ। सियार को कौन खा गया? बाघ। लेवल देखिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। एनर्जी का फ्लो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। एनर्जी मतलब ऊर्जा का, ऊर्जा का ये जो है फ्लो है, ऊर्जा का जो
बहाव है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाएगा। ये रिवर्स नहीं आ सकता, ये वापस नहीं आ सकता। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक पथीय प्रभाव। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें? आगे चलें, है ना? आपको एक पढ़ना है यहाँ पे, आपको एक पढ़ना है बच्चे, मेरा बच्चा, यहाँ पे आपको पढ़ना है तालाब का आहार श्रृंखला। किसका पढ़ना है? तालाब में, तालाब का आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। तालाब का क्या आहार श्रृंखला होता है? ठीक है, देखिए तालाब का आहार श्रृंखला कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो छोटे शैवाल, शैवाल समझते हैं ना? हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शैवाल, शैवाल, जो छोटे शैवाल होते हैं उनको कौन कौन खा सकता है? छोटे छोटे कीट पतंग, छोटे कीट या पतंग, ना? छोटे शैवाल को छोटे कीट पतंग खाएंगे, छोटे कीट पतंग को छोटी मछली खाएगी। सिंपल सा है, छोटी मछली खाएगी। और छोटी मछली को कौन खाएगा? छोटी मछली को बड़ी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। ठीक है, यहीं पे खत्म हो जाता है। शैवाल से शुरू होता है और बड़ी मछली पे आके खत्म हो जाता है। यहाँ पे सर मछली को इंसान भी खाता है। बेटा यहाँ पे हम किसकी आहार श्रृंखला लिख रहे हैं? किसकी आहार श्रृंखला लिख रहे हैं? तालाब की, है ना? तो तालाब में इंसान तो रहता नहीं है ना। हाँ, तो तालाब की ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संचार होगा, कहाँ से होगा? शैवाल से छोटी कीट पतंग तक, कीट पतंग से छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली। एनर्जी का फ्लो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो सकता है, वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं हो सकता। चलिए, तालाब की आहार श्रृंखला हो गई, है ना? देखिए इसके बाद, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले, देखिए आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ आज। देखिए आहार श्रृंखला जो है, आहार श्रृंखला जो है वो अन्य नंबर, अभी जो आप बोल रहे थे ना कि सर तालाब से छोटी मछली, कीट पतंग को छोटी मछली खाई, छोटी मछली को बड़ी मछली खाई, बड़ी मछली को इंसान भी खाता है, बिल्कुल खाता है, लेकिन हम तालाब की आहार श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो अलग अलग आहार श्रृंखला के एक साथ जुड़ाव होता है उसको बोलते हैं आहार जाल, है ना? अलग अलग आहार श्रृंखला के अनेक जानवरों का एक दूसरे से जुड़ाव कहलाता है आहार जाल। ठीक है ना? आहार जाल के लिए आप दो शब्द लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप आहार जाल के लिए ये लिख सकते हैं, है ना, कि पारिस्थितिक तंत्र में, क्या लिख सकते हैं? पारिस्थितिक, पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में कई श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कई श्रृंखलाएं पाई जाती है ना? और उनका एक दूसरे से जुड़ाव को आहार जाल कहते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था, है ना? जैसे आप देखें, तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र था, इकोसिस्टम था, वहां का जो आहार श्रृंखला था वो क्या था? कि कीट पतंगों को कौन खा रहा था? देख लीजिए बेटा, यहाँ के शैवाल को छोटे कीट पतंग खा रहे हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, बस यहीं तक आके खत्म हो जा रहा है। लेकिन आगे भी तो होता है, बड़ी मछली को हम लोग भी तो खाते हैं। तो अलग अलग आहार श्रृंखला को, है ना, एक साथ जोड़ना पारिस्थितिक तंत्र में, किसमें? पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आहार जाल। अब इसके तहत इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ पे हम लेते हैं हरे पेड़ पौधे, यहाँ पे लेते हैं हरे पेड़ पौधे, ये देखिए, यहाँ लिख देते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक, हमने बना लिए हरे, हमने बना लिए हरे पेड़
पौधे, ठीक है। हमने बना दी हरे पेड़ पौधे। अब हरे पेड़ पौधे को कौन खा सकता है? खरगोश। हरे पेड़ पौधे को कौन खा सकता है? खरगोश को बाघ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हरे पेड़ पौधों को भी एक और जानवर खा सकता है जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर क्या है सर? सूगा जानते हैं आप सब? बस उसी सूगा को ग्रास हॉपर कहते हैं, ग्रास हॉपर, है ना। ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? गिरगिट। ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है? गिरगिट, ठीक है। यहां तक गया। और आइए, और आइए, हरे पेड़ पौधों को भी एक और चीज खाता है, चूहा। क्या खाता है? चूहा। चूहे को कौन खाया? सांप। चूहे को कौन खाया? सांप। सांप को खाया। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते जो इसको खा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाघ की जगह एक शब्द चेंज कर देते हैं, बाज कर देते हैं, है ना। तो सांप को कौन खा जाएगा? बाज। और बाज को कौन खा जाता है? गिरगिट। समझ गए, है ना। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? समझ गए ना। वीडियो पॉज करके आप तो दोबारा देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर करना है। यहाँ पे बात करते हैं बेटा ट्रॉपिक लेवल पौधों के स्तर की। ट्रॉपिक लेवल, है ना। ट्रॉपिक लेवल को पोषी स्तर बोलते हैं हमारे हिसाब से। हाँ, पोषी स्तर बोलते हैं। पोषी, पोषी स्तर के बारे में जानिए क्या होता है पोषी स्तर, ठीक है। पोषी स्तर के बारे में जानिए। देखिए पोषी स्तर क्या होता है? आहार श्रृंखला में कई स्तर होता है ना। आहार श्रृंखला में कई स्तर होता है, हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है ना। हर, देखिए आहार श्रृंखला में, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं सिस्टमेटिकली। आहार श्रृंखला में, आहार श्रृंखला में, है ना, भोजन का क्या होता है? अरे भोजन का क्या होता है? कई जगह स्थानांतरण होता है ना। जैसे पेड़ पौधे का भोजन था, पेड़ पौधे भोजन था, खरगोश का खरगोश भोजन था, बाघ का। ऐसे ही भोजन के कई लेवल है, भोजन का स्तर होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। भोजन का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है। अब इस भोजन के स्थानांतरण को ही पोषीय स्तर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा जी? पोषीय स्तर कहते हैं। डेफिनेशन तो तोड़िए ना, आहार श्रृंखला में जितने भी भोजन का स्थानांतरण होता है उसको बोलते हैं पोषीय स्तर। उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? पोषीय स्तर, है ना। चार प्रकार के होते हैं ये, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार? कौन कौन से चार प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहला प्रकार होता है प्राथमिक। सबसे पहला हो सकता है प्राथमिक, सबसे पहला हो सकता है प्राथमिक। दूसरा हो सकता है द्वितीय, ठीक है। तीसरा हो सकता है तृतीय। चौथा हो सकता है चतुर्वर्ण, चतुर्थ, पढ़े हो ना, चतुर्थ। अब आप ये पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक को हम बोल सकते हैं, देखिए प्राथमिक को हम बोल सकते हैं उत्पादक। प्राथमिक को क्या बोल सकते हैं? उत्पादक। प्राथमिक को बोल सकते हैं बेटा जी उत्पादक, ठीक है। प्राथमिक को बोल सकते हैं, प्राथमिक को बोल सकते हैं उत्पादक, ठीक है। प्राथमिक को बोल सकते हैं उत्पादक, ठीक है। द्वितीय को बोल सकते हैं छोटे, ये जो द्वितीय को बोल सकते हैं छोटे शाकाहारी। तृतीय को बोल सकते हैं, है ना, छोटे मांसाहारी। और चतुर्थ को बोल सकते हैं बड़े मांसाहारी। एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से, है ना। पहला प्राथमिक एग्जाम्पल देखिए, प्राथमिक ना, इसको बोलते हैं उत्पादक, है ना। और ये होते हैं शाकाहारी,
क्या पढ़े थे ना बेटा। दूसरा होता है द्वितीयक, दूसरा होता है द्वितीयक। ये उपभोक्ता होते हैं। ये क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं जी? उपभोक्ता। ये भी क्या हो सकते हैं? बकरी, एग्जाम्पल पूछता है, या खरगोश। ठीक है, सेकेंड लेवल पे बकरी या खरगोश। तीसरा तृतीयक, तीसरा तृतीयक। इसका एग्जाम्पल बस देखते जाइए। तृतीयक का सियार, छोटे मांसाहारी जो हो सकते हैं, कुत्ता। ठीक है, और चतुर्थ का हो सकता है बाघ, इंसान। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है। एक, आइए आज एक चीज सीखते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा, है ना, बहुत ही तगड़ा। लिंडमैन्स, लिंडमैन्स 10% रूल, लिंडमान का 10% नियम। रूल मतलब नियम, लिंडमान का 10% नियम। अरे ये चीज क्या होता है सर, बताइए जरा। पहले ये बताइए कि आप जो क्या समझ रहे थे, आहार श्रृंखला, भोजन का स्थानांतरण होता है, उसको बोलते हैं पोषी स्तर। वो समझ में आया कि नहीं? पोषी स्तर मतलब आहार श्रृंखला का, आहार श्रृंखला में हो रहे भोजन का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पोषी स्तर। 4 तरीके का, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर लिंडमैन 10% नियम पे चलते हैं। है ना, देखिए लिंडमैन का 10% नियम क्या कहता है? यही कहता है कि अगर कोई जानवर, अगर कोई जानवर या जीव, है ना, अगर कोई जानवर या जीव आहार श्रृंखला में है, किसमें है? आहार श्रृंखला में। आहार, तो आप दिमाग लगा के कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में कौन ऐसा जानवर होगा, जीव होगा जो नहीं होगा? हर कोई आहार श्रृंखला में है। तो आहार श्रृंखला में क्या होता है? जब आहार का स्थानांतरण होता है, आहार श्रृंखला में आहार का जब स्थानांतरण होता है, आहार का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आहार का स्थानांतरण होता है आहार श्रृंखला में, जब आहार का स्थानांतरण मतलब एक आहार अगले का आहार बनता है, तब क्या होता है ना, 10% ही उसमें ट्रांसफर हो पाता है। बाकी का जो बचा 90% है ना, वो जीव अपने काम में ले लेता है। 90% अपने काम में ले लेता है। ठीक है, अब समझिए, फिर से समझिए, है ना। आहार श्रृंखला में जो आहार का स्थानांतरण होता है, एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे खरगोश जो है, ठीक है, खरगोश जो है पहले घास खाया। ये क्या खाया? घास। खरगोश क्या खाया? घास। खरगोश को कौन खा गया? बाघ। खरगोश को कौन खा गया? बाघ। यही समझ लेते हैं, खरगोश को कौन खा गया? बाघ। या फिर खरगोश को कौन खाता है? मान लो कि खरगोश को कुत्ता खा गया। हाँ, खरगोश को कौन खा गया? कुत्ता। ठीक है, तो इस घास का, घास ने जो एनर्जी दी खरगोश को, उसमें से 90% एनर्जी जो है खरगोश अपना यूज कर लेगा, और आगे कितना बढ़ा देगा? 10%। ठीक ऐसे ही इसमें जो 100% एनर्जी था, है ना, इसमें से वो कितना दे देगा? 10, और 90 क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। कुत्ता को कौन खाएगा? मान लीजिए बाघ, है ना। तो कुत्ता में जो, है ना, कुत्ता में जो खरगोश को खाकर एनर्जी आई थी, है ना, कुत्ते में जो खरगोश को खाकर एनर्जी आई थी, उसमें से उसने क्या किया? 90% अपने कामों के लिए यूज कर लिया और 10% आगे ट्रांसफर कर दिया। तो लिंडमैन यही कहते हैं कि 10% एनर्जी हमेशा आगे को ट्रांसफर होती है। 10% एनर्जी आगे को ट्रांसफर होती है। दोबारा से समझिए, आप समझ रहे हैं लिंडमैन का 10% नियम। इसमें यह कहता है जब भी आहार का जो स्थानांतरण, आहार जब अगले स्वरूप में जाएगा तो केवल 10% एनर्जी ही जा पाएगा, बाकी का 90% वो खुद यूज कर लेगा। जैसे घास से, घास को खाकर खरगोश को जो एनर्जी आई थी, मान लीजिए 100% एनर्जी थी इसमें, मान लीजिए इसमें 100% एनर्जी थी, है ना, उसमें मान लो इसको 100% एनर्जी मिली, सॉरी, इसको 100% एनर्जी मिली, और इसमें से क्या कर लेता है? 90% खुद को यूज कर लेता है, और 10% से 10% ही आगे को
ट्रांसफर होता है, 10% आगे को ट्रांसफर होता है। ठीक इसी तरह कुत्ता के पास भी जब कुत्ता से जब 100%, कुत्ता को जब बाघ खाएगा उसमें से केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर कर सकता है, 90% इसके अपने काम में यूज होता है। ठीक है, हाँ। जल्दी से बताइए, समझ में आया क्या? ये एग्जाम्पल हो जाएगा, घास, खरगोश, कुत्ता। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताएंगे, आज खत्म ही कर देंगे बेटा। हाँ खत्म ही है, अब जो है देखा जाएगा, खत्म है। देखिए एक और आपको बताते हैं चीज, आपको एक नई चीज सीखना है, आपको एक नई चीज सीखना है, DDT, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, इसका ये नाम है, क्या नाम है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। ये क्या है सर? बताता हूँ, सबसे पहले ये बताता हूँ, इसका खोज 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। DDT का खोज कौन कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। ये पॉल मूलर द्वारा हुआ था। पॉल मूलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने DDT की सबसे पहली बार खोज की थी। सर क्या है ये DDT, है ना? इसको यू बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट मतलब मनुष्य के उपयोग में नहीं आने वाली वस्तु अपशिष्ट कहलाती हैं। जो वस्तु मनुष्य उपयोग नहीं कर सकता उसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो DDT को कुछ ऐसा बोल सकते हैं, DDT मनुष्य उपयोग नहीं करता है ना? इसमें दो वर्गों में बांटा गया है, DDT को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? समझिएगा, इसको बोलते हैं सबसे पहले को जैव निम्न करणीय पदार्थ, निम्न करणीय पदार्थ, ठीक। और जैव अनिम्न करणीय पदार्थ, एक जिसका रिन्यू हो सकता है, एक जो रिन्यू नहीं हो सकता, अनिम्न करणीय पदार्थ, अनिम्न करणीय पदार्थ, एक जिसका रिन्यू हो सकता है, एक जो रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है, क्या क्या रिन्यू हो सकता है आप बता दीजिए, जरा सोचिए क्या क्या रिन्यू हो सकता है। जैसे कागज, कागज आप उपयोग किए, इसको वापस रिन्यू करके कागज बना देंगे। ठीक है, और बताइए, है ना? जीव जंतुओं का मल मूत्र, मल मूत्र ये वापस रिन्यू हो जाएगा। ठीक, और जो रिन्यू नहीं होगा उसका एक एग्जांपल दीजिए, है ना? उसी के एग्जांपल में आता है बेटा DDT, उसी के एग्जांपल में क्या आता है? DDT। आपको क्यों बताया जा रहा है DDT के बारे में? डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना? इसका जो उपयोग होता है ना, वो हानिकारक चीजें बनाने में होता है, और उसका उपयोग हम ना करें इसलिए हमको पढ़ाया जाता है DDT। ठीक है, और DDT जो है उपयोग नहीं होता। पॉलीथीन जानते हैं, है ना? ये सब नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंस, ये दोबारा से, है ना, ये जमीन में इजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता है ना? अनिम्न करणीय है, ठीक है, रिसाइक्लेबल नहीं है। जैसे शीशा, शीशा ये अनिम्न करणीय पदार्थ है, इसको जैविक तरीके से वापस बनाया नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैविक तरीके से वापस बनाया नहीं जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो कमेंट में लिख के बताइए कि क्लियर है। सर DDT की इमेज बनाऊं मुझे? DDT की इमेज, ये लो भाई। अरे यार नीट की तैयारी करता हूँ, क्या बात है, याद है मुझे। DDT, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सबसे पहले तो ये बता दूं। तीन रहता है यहाँ पे, और यूं जाता है ये, तीन क्लोरो, ट्राइक्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो। ठीक है,
यार ये क्या, ये ट्राइक्लोरोथेन है ना, ठीक। लगता है यही है बेटा डीडीटी का स्ट्रक्चर, नाम पढ़ेंगे फिर से मिला लेंगे। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बिल्कुल सही बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसका स्ट्रक्चर है। किसका? डीडीटी का। एक बच्चे ने पूछा था डीडीटी का स्ट्रक्चर बताओ, बता दिया भाई। हाँ, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है तो बताओ। देखो बेटा डीडीटी क्या होता है, अच्छा बता देता हूँ, सॉरी सॉरी मत करना। देखो डीडीटी क्या होता है ना, ये तो बताना भूल ही गया। देखो डीडीटी क्या होता है ना, डीडीटी एक मतलब केमिकल है जिसका छिड़काव जो है, एक केमिकल है जिसका छिड़काव जो है मच्छरों को भगाने के लिए होता है, मलेरिया से बचने के लिए इसका छिड़काव होता है ना। बाद में एक यूएसए की जो एजेंसी है उन्होंने इस पे बैन लगा दिया, बाद में इस पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया। एक ऐसा केमिकल है जो मलेरिया के बचाव के लिए छिड़का जाता था, एग्रीकल्चरल यूज के लिए लिया जाता था, लेकिन बाद में डीडीटी को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अनिम्नकरणीय पदार्थ था। कैसा पदार्थ था? अनिम्नकरणीय। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे, कम समय है, ज्यादा सिलेबस कवर करना, जल्दी जल्दी। आज का क्लास थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, कोई बात नहीं है, लास्ट सह लेंगे। और आपको पढ़ना है बेटा जी ओजोन परत, ओजोन लेयर, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत पढ़ना है आपको। ओजोन को आप O3 बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के मामले में O3 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका विस्तार जो है, ओजोन एक लेयर है, आकाश का एक लेयर है ना, आपके स्फीयर का एक लेयर है, ठीक है, जो 16 से आप ऊपर जाएंगे 16 किलोमीटर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और 64 किलोमीटर तक ओजोन ही मिलेगा। आप जब ऊपर की दिशा में जाएंगे तो 16 किलोमीटर से ओजोन की परत शुरू हो जाएगी और 64 किलोमीटर तक ओजोन ही मिलेगा। ओजोन क्या करता है ना, ओजोन क्या करता है, हानिकारक किरण को हानिकारक किरणों को हानिकारक किरणों को है ना, पृथ्वी पर आने से बचाता है। किसके हानिकारक किरणों को आने से रोकता है, ठीक है। हानिकारक किरणों को किसके? सूर्य की। किसकी? सूर्य की। अरे भाई सूर्य में कुछ ऐसी हानिकारक किरणें भी हैं जो अगर पृथ्वी पर आ जाए तो आपके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, और उसको पृथ्वी पे आने से क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है भाई? रोक देता है। सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकता है। लेकिन आजकल हम जो अप्लायंसेज यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल सामान यूज करते हैं, उसमें एक चीज होता है CFC। क्या होता है बेटा? CFC, जिसका नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ये क्या कर रहा है? ओजोन परत में छेद कर रहा है। ओजोन की परत में क्या कर रहा है? छेद कर रहा है। ओजोन की परत में क्या कर देता है? छेद कर देता है। और कहाँ पाया जाता है ये CFC? हमारे फ्रिज में पाया जाता है बेटा, हम जो फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज में, कूलेंट में, AC में, ये सारे में CFC पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन के बारे में फिर से समझेंगे। ओजोन लेयर जो है उसको O3 से डिनोट करते हैं। 16 किलोमीटर से मिलना शुरू हो जाता है, 64 किलोमीटर तक ओजोन मिलता है। क्या करता है मेन, इसका काम क्या है? सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोक लेता है, ठीक है। इसको तोड़ने वाला, छेदने वाला सब्सटेंस कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि इसको छेदने से, जिसको जो इसको छेद रहा है। हमारे अप्लायंसेज हैं, हम यूज कर रहे हैं, जिससे CFC गैस निकलता है और वो ओजोन लेयर को छेदता है। तो हमें क्या करना चाहिए? CFC का बहिष्कार कर देना चाहिए, जिससे ओजोन लेयर बच जाए। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, है ना। आगे बस इतना ही कहूंगा बेटा कि इस पर्यावरण के चैप्टर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। अपना लेक्चर्स जो है कैसे लगे, जरूर फीडबैक दीजिएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा, है ना। आपका भाई, आपका मेंटोर आपके लिए हमेशा खड़ा है। कोई दिक्कत है कमेंट में लिखिए, कोई परेशानी है, कोई चीज समझ नहीं पाए उसको कमेंट में बताइए कि आप ये चीज बढ़िया से समझ नहीं पाए, है ना। बेहतरी की गुंजाइश आपसे हमेशा रहेगी। और इस लेक्चर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पर्यावरण जो है ना, हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से तैयार है।
पूरी तरीके से तैयार है, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसी चीजों के साथ आपसे विदा लेता हूं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, अगेन थैंक यू, साइनिंग ऑफ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।